हेलो फ्रेंड्स, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। लगातार हम लोगों के पास मांग आ रही थी, डिमांड आ रही थी कि सर अभी हम लोगों का असिस्टेंट सब ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 में मैनेजमेंट या प्रबंध पे वीडियो चाहिए। तो हम लोगों ने इसके लिए काफ़ी जल्दी वीडियो बनाने का प्रयास किया है, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट ये आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करेंगे। बाकी एक पहली चीज़ तो हम आप लोगों से बोल दें कि प्रबंधन या मैनेजमेंट कोई खास कठिन टॉपिक नहीं होता है, ना ही कठिन होगा। बस आपको अपनी सही सूझबूझ से केवल जो नैतिक मतलब जो अच्छे काम होते हैं, उन अच्छे कामों को करने के लिए कैसे हमें क्या करना चाहिए, फिर कैसे आप अच्छे काम प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, उन्हीं सूझबूझ वाली बातों को अप्लाई करके आप अपने आंसर सही कर सकते हैं। बस कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को ऐसे लोगों के नाम याद रखने पड़ेंगे, जिनके माध्यम से हम लोग एक कंफर्म फैक्ट के रूप में आंसर कमाएंगे। उनके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी कुछ सिद्धांत हैं, कुछ छोटी सी बातें हैं, वो आज हम आप लोगों से शेयर करेंगे, ताकि आप लोग कम से कम समय में कम से कम दिमाग खर्च करते हुए अधिक से अधिक नंबर कमा सकें। पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक नंबर दिला दें, क्योंकि ज़्यादा समय है भी नहीं है और पेपर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स इकट्ठे आने हैं। तो आप लोगों को सभी जगह बराबर ध्यान देना है, इसलिए यहाँ पे आपका कम से कम समय लेंगे। अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और आगे बढ़ते, शायद हमने 1 से 2 मिनट आपका इसी वाली बातों में ले लिए। तो प्रबंधन या मैनेजमेंट होता क्या है, तो हम लोग देखते हैं, चाहे हम लोग समाज में हों, चाहे ऑफिस में हो, चाहे अपने स्कूल में, चाहे अपने घर में, चाहे कोई खेल भी क्यों ना खेल रहे हों, हमें एक दूसरे को फिर कम से कम अपने आप को तो प्रबंधित या मैनेज करना ही पड़ता है, ठीक है। तो इन सभी जगहों पर आप कैसे अपने आप को या फिर अपने आसपास के वातावरण को या फिर अपने आसपास के लोगों को कैसे प्रबंधित कर सकते हो, उसी सब का अध्ययन हम लोगों को यहाँ पे करना है। जैसे यदि हम लोग यहाँ पे इस वाली पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको अपने नीचे के लोगों को, अधिकारियों को या फिर अपने ऊपर के लोगों के अधिकारियों को प्रबंधित तो नहीं करना है, लेकिन उसके साथ में कैसे वार्तालाप करना है, फिर कैसे काम करना है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग एक शब्द में क्या नाम दे सकते हैं, प्रबंधित। जब सामान्यतः लोग सोचते हैं कि प्रबंधन के तहत ऊंचे अधिकारी का ही ये काम होता है, तो हम बोलेंगे नहीं, प्रबंधन कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप कितनी भी छोटी पोस्ट पर काम करो, कितनी भी छोटी सी एज के व्यक्ति हों, सभी लोगों को अपने जीवन को प्रबंधित करना पड़ता है, आसपास के लोगों के साथ में सही व्यवहार मेंटेन करना पड़ता है। उन्हीं सब चीज़ों को हम लोग एक शब्द में केवल क्या नाम दे देंगे, प्रबंधन। तो आप लोग फिर अपने मन से केवल ये निकाल दें कि प्रबंधन केवल उच्च अधिकारियों द्वारा या फिर हम लोगों के घर में ऊंचे लोगों द्वारा ही किया जा सकता है। नहीं, छोटे लोग भी चाहें तो, छोटे कर्मचारी भी चाहें तो ऊंचे कर्मचारियों की प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं, फिर पूरे डिपार्टमेंट को प्रबंधित कर सकते हैं। बस प्रबंधन का आशा है सभी कार्य सुचारू रूप से चलने चाहिए। तो ऐसी छोटी सी बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो अच्छे से सारे ऑप्शन से ही आप आंसर निकाल पाओगे। बस इसके लिए बस आप लोग क्या करना है, इस पूरे वीडियो को देखिए और थोड़ा सा हमारी बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमने यहाँ पे जल्दी में काम किया है, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा लिख के नहीं लाए हैं मैटर, पर आपको समझाएंगे पूरा, क्योंकि पूरा टॉपिक है व्यवहारिक। तो सबसे शुरुआत करते हैं भाई प्रबंधन की परिभाषा, जो कि काफ़ी सारी मिलती हैं। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति लगते हैं कौन, हेनरी फेयोल। तो हेनरी फेयोल साहब ने परिभाषा दी है किसकी, प्रबंधन की। तो मोस्टली तो आप लोगों से एक क्वेश्चन ये वाला बनता ही है कि परिभाषा लिखी आ जाएगी और बोलेंगे वाली परिभाषा किसकी है, ठीक है, प्रबंधन की है। तो हमने आपको बहुत सारी परिभाषा बता दी कि आसपास की चीज़ों को मैनेज करना, प्रबंधित करना ही प्रबंधन है, ठीक है। अपने अनुसार जमाना मैनेज करना ही प्रबंधन है। लेकिन अब लोगों को ऐसे कुछ जो हम लोग के विद्वान लोग थे, उन लोगों की परिभाषाओं को भी याद करना पड़ेगा। तो हेनरी फेयोल साहब क्या बोल के गए हैं कि प्रबंध को एक प्रक्रिया मानते हुए वो कहते हैं, ठीक है, प्रबंध को एक प्रक्रिया मानते हुए कहते हैं कि प्रबंध से आशय पूर्वानुमान लिखा है, वो पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, आदेश देना, समन्वय करना, नियंत्रण स्थापित करना आदि है। मतलब जितने भी काम हम लोग करते हैं, ठीक है, तो आप लोग चाहे पूर्वानुमान लगाओगे, ये कल का काम कैसे करेंगे, आगे का काम कैसे करेंगे, योजना बनाएंगे, संगठन बनाएंगे, फिर संगठन जो बनाओगे आप, वहाँ पे आपको आदेश या निर्देश वर्ड यूज कर सकते थे, फिर समन्वय करना, ताकि मेन तो सबसे महत्वपूर्ण काम तो क्या होता है मैनेजमेंट का, तो आप बोलेंगे आज के समय में क्या, समन्वय करना, क्योंकि इसी काम को हम लोग आजकल नहीं कर पा रहे। तो मैनेजमेंट का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है वर्तमान में, समन्वय रहेगा। सब लोग अपने मन से ही काम करेंगे सही प्रकार से, और किसी प्रकार से आपको नेगेटिव परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। और सबसे आखिरी में क्या करना, नियंत्रण स्थापित करना। तब लोगों का, हम लोग यदि मानते हैं केवल ऊपर के अधिकारियों का नीचे के अधिकारियों पर नियंत्रण होना चाहिए, तो नहीं, सभी का एक दूसरे पर नियंत्रण होना चाहिए, सभी को एक दूसरे की बात सुनना और मानने की कोशिश करना चाहिए या मानना चाहिए। इसी को बोलेंगे आप प्रबंधन। तो ये सारी बातें, जितने अच्छे शब्द थे वो बातें कौन बोल के चले गए, हेनरी
फ्यूल साहब बोल के चले गए किसके बारे में, प्रबंधन के बारे में। तो उन्होंने प्रबंधन की परिभाषा बना दी। अब प्रबंधन का उद्देश्य तुमने बता दिया आपको कि चाहे आप समाज में, चाहे घर में, चाहे खेल में, चाहे ऑफिस में, मेन तो ऑफिस की बात हो रही है, कहीं भी रहेंगे सभी जगह प्रबंधन का महत्व है, ताकि आप अपने वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति आप काफ़ी आसानी से प्राप्त कर सकें। ठीक है, काफ़ी आसानी से कर सकें। तो वो सब चीज़ों को हम पढ़ा के आपका समय ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ों के आंसर तो आप ऑप्शन से ही पिक कर लेंगे। नैतिक चीज़ें हम फिर से बोलते हैं, केवल आपको नैतिकता के पीछे ही भागना है, ऐसे ऑप्शन को पिक करना है जिससे सबका भला हो सके, अपनी भाषा में बोले सबका भला हो सके, वही ऑप्शन कैसे निकलेंगे सही। इसलिए इन चीज़ों को हम आपको पढ़ा के आपका समय ख़राब नहीं करेंगे, वरना जैसी कोई चीज़ें फैक्ट के रूप में पढ़ा के एक छोटी सी यदि कहानी बना के हम आपको दे देंगे तो आप लंबे समय तक याद भी कर पाएंगे, और आगे जाके जो भी परीक्षा देंगे आप, जैसे हम लोगों को आगे जाके PSC वगैरह भी देना है, तो PSC वगैरह जो CSET वाला पेपर होता है वहाँ भी सब चीज़ें काफ़ी काम में आती हैं, यदि आप लोग रेंजर की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ के लिए। तो प्रबंधन में एक सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण या सिद्धांत बोल सकते हैं हम लोग, कौन सा सिद्धांत चलता है, एक पोस्ट या पोस्ड कॉर्ब दृष्टिकोण, जो कि किसके द्वारा दिया गया, लूथर गुलिक नाम के एक प्रबंधनविद थे या फिर एक विद्वान थे, उनके द्वारा। सीधे एक फैक्ट तो यहीं से निकल के जाएगा कि पोस्ड या POSD कॉर्ब दृष्टिकोण या सिद्धांत, दृष्टिकोण लिखा है, सिद्धांत के नाम से भी चलता है कुछ किताबों में, तो आप लोग इसको सिद्धांत के नाम से भी याद रख सकते हैं। लूथर गुलिक ने दिया कि आप प्रबंधन को अच्छे से अच्छे प्रकार से करना चाहते हैं, प्रभावी बनाना चाहते हैं, तो आपको POSD के नाम से 8, जो अपने मोदी साहब नहीं आजकल कहीं भी जाते तो ट्रिपल ई दे के चले जाते हैं, तो वही कहानी यहाँ पे लूथर गुलिक साहब हम लोग को किसके नाम पे दी गई है, POSD के नाम पे दी गई है। तो P फॉर यहाँ पे क्या है, प्लानिंग, मतलब आपको सबसे पहले योजना बनानी पड़ेगी, तो यहाँ भी थी भैया, योजना तो बनानी थी। ठीक है, फिर आपको O से लिखा है ऑर्गेनाइजिंग, तो संगठित करना, तो आपको चीज़ों को या फिर अपने आसपास के जो भी आपका स्टाफ है उसको संगठित करते हैं। स्टाफ हो चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे भौतिक हो चाहे अभौतिक चीज़ें हों, सभी को संगठित करना पड़ेगा। S का मतलब क्या है, स्टाफिंग, तो कार्मिकों की व्यवस्था करना कि भैया कौन आपके साथ काम करेंगे, कौन काम नहीं करेंगे, इन सब चीज़ों की आपको सही प्रकार से व्यवस्था करनी पड़ेगी। D फॉर हो जाएगा डायरेक्टिंग, मतलब निर्देश देना। CO फॉर हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग, मतलब समन्वय करना, तो आपको लोगों के बीच में समन्वय स्थापित करना आना चाहिए। फिर से बोल देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है। हम लोग घरों में भी ये वाला काम नहीं कर पाते हैं, इस कारण से लगातार लोगों के बीच दूरियां देखी जाती हैं। तो समन्वय स्थापित करना सबसे बड़ी चुनौती है वर्तमान में सभी के सामने। R फॉर हो जाएगा रिपोर्टिंग, तो प्रतिवेदन देना। अब आपने भैया सारे अच्छे काम कर लिए हैं, तो आपने जो काम किया है उसकी रिपोर्ट तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग किसी भी डिपार्टमेंट में, ऑफिस में, घर में भी रहेंगे, आपने दिन भर आपने पूरे कार्यकाल के दौरान क्या किया, तो वो क्या किया पूछा जाएगा किसके माध्यम से, प्रतिवेदन के माध्यम से पूछा जाए, तो आपको प्रतिवेदन के माध्यम से यानी कहने को अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी या प्रतिवेदन देना पड़ेगा। फिर B फॉर हो जाएगा बजटिंग या बजट बनाना, तो सीधी बात एक तो चीज़ आपको ये बता दें कि हम लोगों की परीक्षा में मान लिया गया कि POSD CORB दृष्टिकोण के तहत D का मतलब क्या है, तो आप D का मतलब बोलेंगे डायरेक्टिंग, तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो इनका क्रम तो वही नहीं आएगा, POSD CORB से दृष्टिकोण के अनुसार कौन सा एक उसका अंग है या फिर नहीं है, तो इन 8 में से किसी एक का नाम गलत दे देंगे, उनमें से आंसर हमसे पूछ लिया जाएगा। तो ये सिद्धांत किसने दिया, लूथर गुलिक ने। एक फैक्ट सीधा ये है, और किसका मतलब क्या है, और सारे काम अच्छे आप लोग देखिए, यहाँ पे एक भी ऐसा काम नहीं लिखा है जो कि ना करने से या जिसको जो करना ज़्यादा जरूरी ना हो, तो ये सारे काम अच्छे हैं। इन सभी कामों को करने से हमारे आसपास का प्रबंधन मजबूत ही होगा। तो आगे बढ़ते चलते हैं, ताकि ज़्यादा समय खर्च ना हो और हम लोग अच्छी से अच्छी चीज़ें पढ़ सकें। तो अपने मैनेजमेंट के लिए एक और इम्पोर्टेंट सिद्धांत सामने आता है, उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप MBO के नाम से भी पढ़ेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप MBO के नाम से भी पढ़ेंगे, फुल फॉर्म वही बनेगा MBO। इसको भी आप बड़ा कर दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स या ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, उद्देश्य या फिर लक्ष्य। तो एक आधुनिक प्रबंधकीय तकनीक उपागम है, ठीक है। उपागम का मतलब ही सीखने की कला होती है, ठीक है, ये भी याद रख लें। उपागम का मतलब या आगम का मतलब सीखना, तो सीखने की कला के रूप में हमने मोस्टली किताबों में पढ़ रखा है। मेन तो सीखना है आपको कोई चीज़, आगम मतलब अपने अंदर लेनी है, जिसे प्रबंध का दर्शन भी कहा जाता है, ठीक है, जिसे प्रबंध का दर्शन भी कहा जाता है। तो MBA को आप प्रबंध का दर्शन भी कहेंगे। एक फैक्ट आपको यहाँ से उठ के आ रहा है, भले हमने हाईलाइट नहीं किया है लेकिन आपको हमने अब बता दिया। तो प्रबंध का दर्शन कैसे कहेंगे, उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन की। आपको प्रबंधन तो करना है, लेकिन प्रबंधन क्यों करना है, उद्देश्य होना चाहिए। जब उद्देश्य होंगे तो आप अच्छे प्रकार से प्रबंधन कर पाएंगे और सभी लोगों को समन्वयित करके बेस्ट से बेस्ट
ऑब्जेक्टिव्स मतलब उद्देश्यों की प्राप्ति करेंगे। इसलिए एमबीओ नाम के सिद्धांत को आप प्रबंध का दर्शन के नाम से भी जानेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें जो पहले ही बतानी चाहिए था लेकिन पीछे आ रहा है, तो एमबीओ नाम का जो सिद्धांत है या फिर दृष्टिकोण है किस विद्वान को द्वारा दिएगा, तो आप इस बार आंसर लगाएंगे पीटर ड्रकर साहब ने। ठीक है, तो पीट के हमने अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना है, ऐसा कुछ तुक्का हमने बना रखा है। या फिर ड्रैग करना, ड्रैग मतलब खींचना, तो ड्रैग करके भी आप उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन हम उद्देश्य प्राप्त करना है चाहे पीट की करें चाहे ड्रैग करें। तो पीटर ड्रकर ने उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन करने की बात कही। यदि आपके पास उद्देश्य होंगे तो आप प्रबंधन उचित प्रकार से कर पाएंगे। एक और फैक्ट देखने को मिलेगा आपके इंपॉर्टेंट में, साइबरनेटिक्स। तो साइबरनेटिक्स क्या है, तो इसका सिद्धांत जो है विलियम गिब्सन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और साइबर शब्द को जैसे कि आप लोग जानते हैं पहले से कि साइबर शब्द का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, टेक्नोलॉजी या फिर इंटरनेट में, जैसे साइबर क्राइम वगैरह आपने सुन रखा है। तो साइबरनेटिक्स में यही होगा, साइबरनेटिक्स में यही होगा कि आपको विभिन्न प्रकार की तकनीकों की सहायता से, ठीक है, मोस्टली इंटरनेट की सहायता से, ठीक है, विभिन्न प्रकार की तकनीकों की सहायता से प्रबंधन को प्रभावी बनाना। तो कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर लिखे नहीं हैं आप लोगों को, कि हम लोगों के पास थोड़ा सा भी जल्दी में आपको बहुत सारा पढ़ाना था, इसलिए हमने केवल हेडिंग्स ले दी हैं। तो उनकी जो मेन की फैक्टर हैं वो हम आपसे शेयर यहीं पे बोर्ड पे करेंगे। तकनीकों की सहायता से प्रबंधन को प्रभावी बनाना ही क्या कहलाएगा, साइबरनेटिक्स नाम की एक प्रकार से प्रबंधन की एक शाखा के रूप में आप लोग इसको जानेंगे। और ये वाली जो शाखा है किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो आप बोल देंगे विलियम गिब्सन साहब के द्वारा। ठीक है, तो मेन तो आपको तकनीकों की सहायता लेना है। तकनीकों में मुख्य रूप से आप बोल देंगे तो कंप्यूटर। हम लोग देख रहे हैं वर्तमान में जब से कंप्यूटरों का विकास हो चुका है तो हम लोगों को अब ज़्यादा समस्या नहीं आती है, हम लोग किसी भी क्षेत्र में आसानी से विकास कर पा रहे हैं। ठीक है, और कम से कम परिश्रम के द्वारा, जिससे हम लोग अपने प्रबंधन को, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति को आसान बना चुके हैं। या फिर जो भी हम बोलना चाहते हैं आप लोग समझ जाएंगे शायद। तो ये था हम लोगों का प्रबंधन के जो 2 उद्देश्य हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे वो हमने आपसे शेयर किए हैं। बाकी आप लोग चाहें तो और भी देखें, बाकी हम तो स्पष्ट बोलेंगे, ज़्यादा आपको सोचा विचार नहीं करना है, बस आपको इत्मीनान से सोचना है क्या अच्छा होता है वही प्रबंधन के लिए अच्छा है। तो वैज्ञानिक प्रबंध, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, तो हम लोगों को पता है भैया, पहले तो हम लोग अपने हिसाब से कुछ भी काम कभी भी करते रहते थे। अब लेकिन हम लोग देखते हैं कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम लोग सोच समझ के कोई ना कोई काम करते रहते हैं। तो जब आप सोच समझ के कोई कार्य करते हो तो उसी काम को हम लोग क्या बोल देते हैं, वैज्ञानिकता। ठीक है, सोच समझना या सोचना समझना, तो सोच समझ के कार्य करने को हम लोग वैज्ञानिकता कहेंगे। और जब आप सोच समझ के अपने कार्यों को, अपने दिन को या फिर अपने सभी प्रकार के उद्देश्यों को प्रबंधित करेंगे तो उस वाली क्रिया को हम लोग एक शब्द में नाम दे देंगे, वैज्ञानिक प्रबंध। तो औद्योगिक क्रांति के कारण प्रबंधकीय क्रांति संभव हुई, इसमें कोई नई बात तो है नहीं है भैया। हम लोगों को पता है 16वीं शताब्दी के आसपास से अपने विश्व में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। ठीक है, और वहीं से हम लोगों को प्रबंधकी कहने को संकल्पना देखने को मिलती है। यदि हम लोग सही प्रकार से प्रबंधित नहीं करेंगे तो उद्योगों द्वारा संसाधन तो अधिक खर्च किए जाएंगे, लेकिन हम लोगों को उत्पाद के रूप में ज़्यादा अच्छे उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो औद्योगिक क्रांति के कारण ही प्रबंधकीय क्रांति संभव हुई। ये वाला भी एक फैक्ट आपको याद रखना है कि प्रबंधकीय क्रांति कब आई, तो आप बोलेंगे औद्योगिक क्रांति के दौरान, जो मुख्यतः 15वीं-16वीं शताब्दी, मुख्यतः 16वीं शताब्दी लिखा मिलता है बुक्स में। तो उस समय इंग्लैंड ने शुरू किया, आप लोग जानते हैं। ठीक है, फिर आगे जाके 19वीं-20वीं सदी की महान क्रांतियों में गिनी जाती है। ठीक है, तो जब 19वीं-20वीं शताब्दी लग गई तो औद्योगिक क्रांति जो थी वो प्रबंधकीय क्रांति बन चुकी है और लोगों ने उस पर काफ़ी हद तक पढ़ाई लिखाई करना और सोच समझ के काम करना शुरू कर दिया। कुछ भी कैसे भी नहीं किया जाए। हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग के भारत में शुरुआत में बहुत से उद्योग धंधे खुले और कुछ समय बाद खुल के अपने आप ही क्या होगा, बंद होगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने औद्योगिक क्रांति को तो फॉलो किया लेकिन इसको फॉलो नहीं किया। ठीक, इसको तो फॉलो करते थे, हम तो खोल के बैठ जाएंगे। कई लोग अपन देखते हैं कि आज भी कई लोग व्यापार तो खोल के बैठ जाते हैं। ठीक, दुकान खोल के बैठ जाते हैं, उद्योग खोल लेते हैं, लेकिन उनके पास प्रबंधकीय अनुभव नहीं होता है। इस कारण उनका व्यापार क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। तो 16वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आने के बाद भी लोगों ने सही प्रकार से प्रबंध को अपनाया नहीं। लेकिन प्रबंधकीय क्रांति कब आई बाजार में, अब हम लोगों के बीच में, तो आप बोलेंगे 19वीं शताब्दियों में। सभी प्रकार की क्रांतियों में प्रबंधकीय क्रांति सबसे महान मानी गई और इससे लोगों ने एक दूसरे पर भी और मेन तो अपने उद्योगों पर सही प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति में सफलता पाई। अगला फैक्ट क्या लिखा है, इस प्रबंधकीय क्रांति का शुभारंभ मुख्य रूप से कहाँ से होगा, तो इसमें कोई नई बात तो आप लोग सोच नहीं पाओगे, क्योंकि उद्योगों के मामले में अग्रणी राज्य या देश कौन सा है, तो हम लोग बोलेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका।
तो प्रबंधकीय क्रांति का शुभारंभ संयुक्त अमेरिका में हुआ। उसे निर्णायक मोड़ किसने दिया? तो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर साहब ने। तो प्रबंधकीय या वैज्ञानिक प्रबंध के जो जनक माने जाएंगे तो उनको नाम देंगे क्या? फ्रेडरिक। ठीक, फ्रेडरिक यहाँ पे हम एक बार और लिख दें ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। तो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। सब लोगों को पता है टेलर मतलब टेलर का मुख्य काम अपने भारत में क्या होता है? कपड़े सिलना। और हम लोगों के भारत में कपड़ों का उद्योग बहुत बड़ा है और उद्योगों को प्रबंधित करना ज़्यादा जरूरी है। तो टेलर महोदय ने सबसे पहले प्रबंधन के माध्यम से वैज्ञानिकता लाई या प्रबंधन में वैज्ञानिकता लेके आए। तो टेलर साहब ने वैज्ञानिक प्रबंध का मुद्दा उठाया। ठीक है, और ये किस देश के रहने वाले थे? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो एक बार छोटा सा टॉपिक फिर से रिवाइज कर दें कि औद्योगिक क्रांति में जब आपने प्रबंधकीय क्रांति लगाई तो हम लोगों को समझ में आया कि प्रबंध का असली महत्व क्या है। और प्रबंधकीय क्रांति मुख्य रूप से कब प्रभावी हुई? 19वीं 20वीं शताब्दी में, मतलब 1800 के बाद से तो लगातार चालू हो चुकी। और ये सबसे पहले कहाँ देखी गई? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और किसने इसको सबसे पहले अपन लोगों के साथ इंट्रोड्यूस किया? तो आप बोलेंगे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर साहब ने। एक और पॉइंट आपसे शेयर करने की कोशिश की गई है। तो वस्तुतः वैज्ञानिक प्रबंध एक विचारधारा एवं दर्शन है। ठीक है, तो वस्तुतः वैज्ञानिक प्रबंध ये सब चीज़ें क्या है? विचारधारा। आप जैसा सोचेंगे वैसा करेंगे वाली बात हम लोगों ने खूब सुनी है। और दर्शन मतलब केवल देखना नहीं होता। दर्शन मतलब होता है सोच समझ के काम करना, जिसको हम लोग फिलॉसफी कहते हैं। यानी कुछ भी जो देख लिया वो दर्शन है। भगवान के दर्शन करना, भगवान के दर्शन करने के साथ साथ आपको अपने मन में उनकी छवि या उनके प्रति भक्ति या उनके प्रति भाव को अपने मन में सोचना होता है। ठीक है, तभी वो कहलाता है सही दर्शन। कि ना कि केवल देख के आएगा तो आपने बोला दर्शन हो गया। तो आपको अपने मन के अंदर से, जो हम लोग बोलते हैं ना कि मन के अंदर से शुद्धता निकलनी चाहिए, बाहर आनी चाहिए, भक्ति निकलनी चाहिए, उसको बोलेंगे कंप्लीट दर्शन। तो वैज्ञानिक विचारधारा है, वैज्ञानिक प्रबंध जो है एक विचारधारा है, एक दर्शन है। मतलब दर्शन केवल देखना नहीं, आपको देखने के बाद सोचना है, समझना है कि क्या सही क्या गलत है। जो गलत है उसको कम से कम करना है, फिर हो सके तो ना करना है। जो सही है उसको आपको एक फॉलो या फिर उसको नियम के तहत पालन करना है। ठीक है, तो वैज्ञानिक प्रबंध एक विचारधारा या दर्शन है जो कि परंपरागत कार्य कराने व करने के अंगूठा के नियम का विरोधी है। ठीक है, अंगूठे का नियम का अर्थ हम लोग क्या समझते थे मोस्टली? तो अंगूठे का नियम जो है हम लोग सामान्यतः पहले हर काम को अंगूठा दिखा के ही करते थे। मतलब आपने केवल ऐसा दिखा दिया तो आपने बोला काम हो जाएगा। ठीक है, यदि आपने ऐसा दिखा के ऐसा कर दिया तो काम नहीं होगा। यदि आपने ऐसा दिखा के ऐसा अंगूठा घुमा दिया तो हम लोग बोलेंगे कि भैया वो व्यक्ति हमारे काम करने के मूड में गंभीरता से नहीं है। तो इसी को बोलेंगे हम लोग अंगूठे का नियम। तो अंगूठे का नियम जो है केवल हाँ या ना बोलने पर चलता था। तो हम लोग अब यहाँ पे ये बोलेंगे केवल हाँ या ना बोलने से काम नहीं चलेगा। आपको क्यों करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें सोची जाएंगी किसमें? वैज्ञानिक के यानी वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत। तो केवल अंगूठा दिखाने से, अंगूठा हिलाने से काम नहीं चलेगा। तो अंगूठे के नियम के विपरीत या विरोधी काम करता है कौन? वैज्ञानिक प्रबंध। की केवल करना नहीं है, क्यों करना है, कैसे करना है, आपको ये सब भी सोच के बाजार में आना है ताकि हम लोग अपने व्यापार को, अपने विभाग को अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर ले जा सकें। तो मुख्यतः यहाँ पर तो हम तो ये भी बोलेंगे आपसे कि आप अपने आप को एक उद्योगी या व्यापारी समझ के इन चीज़ों को सीखें कि आप कैसे अपने उद्योग को या व्यापार को आगे बढ़ा सकें। तो वही सेम काम आप लोग जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो अच्छे से अच्छे तरीके से आप ऑप्शन पिक कर पाएंगे और सही आंसर लगा के अपनी सफलता मजबूत करके कुर्सियाँ तोड़ पाएंगे सरकारी विभाग की। हाँ, फिर नई भी ले लेना, बाकी तोड़ने का मजा ही अलग होता है बैठ बैठ के, ना कि तोड़ना है सीधा जाके। अगला पॉइंट है नेतृत्व। तो हम लोग यहाँ पे अधिकारी की पोस्ट के लिए अप्लाई करके बैठे हैं, तो जहाँ पे आपको कई सारे लोगों का नेतृत्व भी करना पड़ेगा। और नेतृत्व का मतलब ये नहीं कि आप केवल छोटे लोगों का ही नेतृत्व करेंगे, आप चाहें तो बड़े अधिकारियों का भी नेतृत्व कर सकते हैं। नेतृत्व का मतलब बस ये होता है कि कोई भी काम को आगे आके करके दिखाना। अब चाहे आप छोटे ही कर्मचारी अधिकारी क्यों ना हो, तो ये छोटे बड़े वाली सोच तो अपने मन से निकाल दें। आप सारे काम बिना किसी पोस्ट पर पहुँचे हुए भी कर सकते हैं। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना छोड़ दें। तो नेतृत्व लीडरशिप क्या होती है? तो इसमें एक नए विचारधारा का नहीं विचारक का नाम ने लिया आपके सामने, आर्डवे टीड। तो ये 2-3 नाम जो हमने आप लोगों से शेयर किए हैं, इन नामों को अच्छे से रट लें, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि आर्डवे टीड ने क्या परिभाषा दी या फिर ये कौन है वो कौन है। तो 2-4 लोगों के नाम ही आपको आगे पीछे होते दिखेंगे। तो आर्डवे टीड के अनुसार नेतृत्व गुणों का वह संयोजन है। ठीक है, तो आर्डवे टीड के अनुसार नेतृत्व गुणों का वह संयोजन है जिनके होने से कोई नेता अनुयायियों, मतलब अपने फॉलोअर्स, ठीक है, अपने अनुयायियों से कुछ करवाने के योग्य होता है। ठीक है, नेता का काम होता है, खुद तो करना ही है मेनली आपको, लेकिन नेता का मुख्य काम होता है आपको दूसरों से काम कराना, उनको कार्य करने के लिए प्रेरित करना, ज़बरदस्ती नहीं कराना है। यहाँ पे मेनली आपको उनको इस प्रकार से उनके साथ में आपको सामंजस्य स्थापित करना है ताकि आप उनसे काम करा सकें।
और उनको संतुष्ट भी रख सकें, क्योंकि नेता के प्रभाव से ही अनुयायी कुछ करने को तत्पर होते हैं। तो इस वाली चीज़ को तो आप लोग ज़्यादा अच्छे समझते हैं, इसलिए हम इस पर ज़्यादा वक्तव्य देके किसी प्रकार से कंट्रोवर्सी में फंसना नहीं चाहते और आगे बढ़ते हैं। अब नेतृत्व का मुख्य उद्देश्य होता है कि प्रबंधकीय ढांचा पर मैनेजमेंट गुड मैनेजमेंट या मैनेजरियल गुड को हम लोग मेंटेन कर सकें। ठीक है, तो जो प्रबंधकीय ढांचा है सन 1964 में रॉबर्ट ब्लैक और जेनी माउंटेन के द्वारा प्रबंधकीय ढांचे का नेतृत्व संबंधी नियम दिया गया। ठीक है, इसको इंग्लिश में मैनेजरियल, अच्छा नहीं पढ़ पा रहा, फिर से पढ़ के देख लेते हैं। मैनेजरियल ग्रिड का सिद्धांत या प्रतिपादन किया, प्रतिपादन लिखना है यहाँ पे, प्रतिपादन किया। तो इस वाले ढांचे के तहत उन्होंने कुल 1 से लेकर 9 अंकों के आरेख के द्वारा 2 धारणाएं प्रस्तुत की मुख्य रूप से। तो वो उतनी जरूरी नहीं, तो हमने उसको 2 से कितना कर दिया, 5 कर दिया है। ठीक है, तो मेन तो आपको ये याद रखना है कि आपके नेतृत्व के अंतर्गत प्रबंध की क्रिया सही चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, इस चीज़ को निर्धारित करने के लिए हमारे 2 व्यक्तियों रॉबर्ट ब्लैक और जेनी माउंटेन ने एक प्रबंधकीय ढांचा प्रस्तुत किया, जिसमें 1 से लेकर 9 अंकों तक हम लोगों को एक ग्रिड पद्धति दी गई, जिसमें हम लोगों को इस प्रकार से चार्ट बना के दिया जाएगा और आपको अंक दिए जाएंगे। यदि आप लोगों ने हम लोगों के विभाग ने कम अंक प्राप्त किए हैं तो हम लोगों को 1, और ज़्यादा प्राप्त किए तो 1 से अधिक, मतलब 9 तक अधिकतम अंक दिए जाएंगे। और यहाँ पे हम लोगों के नाम या हम लोगों की संस्था के नाम इस प्रकार से दिखला दिए जाएंगे। तो ये ग्रिड पद्धति किसने दी थी, तो आप आंसर लगाएंगे इसके लिए रॉबर्ट ब्लैक और जेनी माउंटेन। तो ब्लैक रंग की आप लोगों को इस प्रकार से क्या करनी है, लाइनें खींचनी है, और वो लाइनें कैसी, माउंटेन की भांति कैसी होंगी, ऊंची होंगी, ताकि आप अपना ढांचा सही प्रकार से तैयार कर सकें। ऐसे कुछ तुक्के बना के हमने इसको याद करने का प्रयास कर रखा है। अब नेतृत्व के मुख्यतः उद्देश्य क्या होते हैं, तो आप अपने कार्य को प्रबंधित करें। ठीक है, फिर नेतृत्व के प्रकार भी आप मान सकते हैं। नेतृत्व का मुख्य उद्देश्य होता है अपने कार्य को प्रबंधित करें, अनौपचारिक संगठन भी बनाएं। जब हम लोग औपचारिक और अनौपचारिक में अभी आगे जाके भी पढ़ेंगे थोड़ा अच्छे से, बाकी थोड़ा सा भी बता दें कि अनौपचारिक का मतलब होता है क्या, तो यहाँ पे कुछ खास नहीं लिखा है। तो अनौपचारिक का मतलब होता है जहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ नहीं निभानी है, और फॉर्मेलिटीज़ का मतलब होता है नियम कानूनों का समूह। हम लोग सोचते फॉर्मेलिटी बस कर दो, तो फॉर्मेलिटी कर दो मतलब क्या, कि जो नियम चलता है वो पूरा करते हैं आप। तो फॉर्मेलिटी या औपचारिकता का मतलब होता है नियमों के तहत काम करना, और अनौपचारिकता का मतलब होता है बिना किसी नियम के भी काम करना, लेकिन काम करना है। तो आपको अपना संगठन अनौपचारिक रूप से भी दिखा सकते हो आप। ठीक है, घटिया प्रबंधन यदि आपने किया है तो वो भी आपको इसके तहत दिखाना पड़ेगा। ठीक है, समूह प्रबंधन भी करना पड़ सकता है, कई बार आपको अकेले काम नहीं कर सकता, आपको मिलकर भी काम करना पड़ेगा। और कई बार हम लोगों को गौतम बुद्ध की मध्य मार्गी शैली को भी अपनाना पड़ता है, मतलब कुछ अच्छे और कुछ बुरे प्रबंधकीय कहने को उद्देश्यों को साथ लेके चलना पड़ सकता है। तो यहाँ से कुछ खास निकल के नहीं आ रहा है, बस हम आप ये आखिरी में ये बोल देते हैं कि नेतृत्व के तहत आप लोग जो प्रबंधकीय ढांचा तैयार करेंगे, उस प्रबंधकीय ढांचा में यहाँ पे भले 2 लिखी हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे कितनी 5 प्रकार की अवधारणाएं धारणा चलती हैं कि आपको अपने कार्य को प्रबंधित करना है तो भी आपको नंबर मिलेंगे, अनौपचारिक संगठन बनाना है तो भी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, और घटिया प्रबंध करते हैं तो भी नंबर मिलेंगे, भले खराब मिलेंगे। और समूह प्रबंध भी करना पड़ेगा आपको, मध्यमार्गी शैली भी आपको अपनानी पड़ सकती है। तो इनके नंबरों की बात करें हम लोग, तो यदि अपने कार्य को आप सही प्रकार से प्रबंधित करते हैं, ठीक है, तो यदि आपने कार्य का प्रबंध किया है तो आपको यहाँ पे 1 से लेकर हमेशा 9 तक कुछ भी अंक मिल सकते हैं। यदि आपने अनौपचारिक प्रकार का संगठन दिखलाया है, ठीक है, तो भी आपको 1 से लेकर 9 तक के नंबर दिए जाते थे इस वाली शैली में। और यदि हमने घटिया प्रबंध किया है, तो इस वाली श्रेणी में हम लोग यदि प्रबंध करके, यदि इस वाले चार्ट में ग्रिड में हम लोगों ने घटिया प्रबंध करके दिखाया है, तो हम लोगों को 1 या 1 से हमेशा कम नंबर ही मिलने वाले हैं। ठीक है, घटिया प्रबंध। यदि आप समूह प्रबंध करके दिखलाते तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो आपके नंबर जो हैं इस वाली श्रेणी में 4 या उससे ज़्यादा ही रहने वाले हैं। ठीक है, हमारे नंबर जो हैं हमेशा 4 या उससे ज़्यादा रहने वाले, तो ये एन फॉर नंबर लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यदि मध्य मार्गी शैली अपनाई है आपने, मतलब आप सबको साथ लेके चल रहे हो, तो इस स्थिति में आपको हमेशा 5 से अधिक नंबर मिलेंगे, अंक मिलेंगे। तो थोड़ा चीज़ हमने आपसे शेयर कर डाली। ठीक है, तो हम तो यहाँ पे आपको एक सलाह ये भी दे देंगे, यहाँ पे 2 की जगह आप कितनी करते हैं, 5 धारणाएं। तो यदि हम लोग किसी प्रकार से नेतृत्व कर रहे हैं, अपने प्रबंधन को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको 5
धारणाओं को फॉलो करना पड़ेगा। यदि आप अपने कार्य को सही प्रकार से प्रबंध करते हैं तो आपको नंबर 1 से लेकर 9 तक कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अनौपचारिक संगठन, हमने बोला कोई खास नियम का पालन नहीं भी कर रहे हो आप, लेकिन तब भी प्रबंधन कर सकते हैं तो भी आपको 1 से लेकर 9 तक पूरे नंबर मिलेंगे इस वाले चार्ट में। लेकिन यदि घटिया प्रबंधन लगाते हैं आप, ठीक है, और वो सिद्ध हो जाता है तो हम लोगों को नंबर हमेशा 1 से कैसे मिलेंगे, कम या न्यूनतम 1 नंबर मिलेगा। और यदि आप सामूहिक प्रबंध करके दिखा रहे हो तो आपको नंबर हमेशा 4 से ज़्यादा ही प्राप्त होंगे इस वाली श्रेणी। मतलब समूह का मतलब ये कि आप एक साथ बहुत सारे कामों को कर पा रहे हैं, सही प्रकार से मैनेज कर पा रहे हैं। और मध्यम मार्गी का मेन मतलब है कि आपने कोई बीच का रास्ता निकाल लिया और जिससे आप सबको साथ साथ लेके बढ़ रहे हैं, मतलब मेन तो आपने सामंजस्य स्थापित कर लिया है। तो आगे चलते हैं ताकि ज़्यादा बोरियत ना बढ़ पाए, क्योंकि टॉपिक समझने का बस है, इसमें कुछ खास मजा आने वाला है नहीं। तो आपको बस एक सोच डेवलप करनी है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अभी प्रेरणा है, फिर मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन, मोटी बोले हैं तो मोटिवेशन, अभी प्रेरणा मोटिवेशन। तो इसका मेन तो एक काम ये लगा सकते हैं आप कि किसी को प्रेरित करना। मोटिवेशन का अर्थ क्या होता है, केवल मेन तो अपने अर्थ में ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप तो इसको उठा लें। प्रेरणा मतलब क्या होता है, प्रेरित करना। तो हम लोग को ऐसे काम करने हैं, ऐसे काम करने ताकि हमारे साथ में काम करने वाले लोग या हमें देखने वाले लोग हमसे प्रेरित रहें या प्रेरित हों। तो इस घटना को ही हम लोग एक शब्द में क्या नाम दे देंगे, अभिप्रेरणा। तो प्रेरित करना को ही आप अभिप्रेरणा कह सकते हैं या कहेंगे, कह सकते हैं क्या। तो इसमें मॉर्गन, तो मॉर्गन साहब अभी हमने देखा था कुछ समय पहले इंग्लैंड के कप्तान थे, और कप्तान का ही काम होता है कि पूरी टीम को अभिप्रेरित करना है, फिर मोटिवेट रखना। तो उन्हीं के ने मान लो ये सिद्धांत दिया। तो अभी मॉर्गन के अनुसार अभिप्रेरणा एक सामान्य पद है जो आवश्यकताओं द्वारा निर्धारित व्यवहार की ओर संकेत करता है, लक्ष्योन्मुख होता है। यदि आप सेल्फ मोटिवेट रहोगे तो आप अपने लक्ष्यों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश करोगे। ये मॉर्गन साहब बोल के चलेगा। सर ने वर्ल्ड कप भी जीत लिया था पिछली बार, है ना। तो उन्होंने अपन सबको प्रेरित किया कि हम लोग यदि सही प्रकार से काम करेंगे तो वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं। अब अभिप्रेरणा की विशेषताएं तो हम सीधा बस आखिरी में एक पॉइंट फिर से बोल दें। अभिप्रेरणा का अर्थ है अपने आप को भी प्रेरित करना या फिर किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित करना, लेकिन आपको इस प्रकार से अपना व्यवहार रखना है ताकि काम करने में मन लगा रहे और आपका प्रबंध किसी प्रकार से भटके ना। तो अभिप्रेरणा की विशेषताएं, तो अभिप्रेरण ना कि प्रेरणा। तो अभिप्रेरण एक मोटिवेशन एक क्या हो जाएगी, एक प्रक्रिया हो जाएगी। यह एक सतत और गतिशील प्रक्रिया, मतलब लगातार चलती रहेगी। ये नहीं होगा कि हमने भैया आज अच्छा काम कर दिया और हम लोग देखते हैं कि कल किसी ने आपकी तारीफ़ की थी तो हम लोग सोचते हैं वो हमेशा हमारी तारीफ़ करेगा। नहीं, आपको रेगुलर अच्छा काम करके दिखाना पड़ेगा ताकि वो व्यक्ति आपके साथ में हमेशा अच्छा व्यवहार करे और आपसे प्रेरित होकर आपकी तारीफ़ भी करता रहे और साथ में आपको फॉलो भी करने की कोशिश करे, ठीक है। तो सतत है और गतिशील है। आप रुक नहीं सकते कि आपने एक बार अच्छा कर दिया फिर काम खत्म हो गया, नहीं, आपको लगातार अच्छा करना पड़ेगा। अभिप्रेरण का संबंध मानवीय साधनों से, तो इसमें कोई नई बात तो नहीं भैया। जितने ज़्यादा मानवीय साधन, आप जितने ज़्यादा इमोशनल टच भी दिखाओगे, साथ में अपनी मेहनत करके भी दिखाएंगे, तो सभी प्रकार से हम लोगों को अभिप्रेरित कर सकते हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ही उदय होती है, ठीक है। आप कितना भी दूसरों को देखते हैं तो आपको देखने के बाद, सोचने के बाद आपको सेल्फ उस चीज़ पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ही उदय होती है। तो केवल जैसे हम आपको खूब सारा पढ़ा रहे हैं या समझा रहे हैं, लेकिन यदि आप इस पर सोचोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो आपके दिमाग में जाने वाली बात नहीं है। तो इसलिए आपको इसका उदय अंदर ही करना पड़ेगा। संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, उसका एक भाग नहीं, ठीक है। तो इसमें आपको ये भी ध्यान देना है, ये वाला फैक्ट थोड़ा सा फैक्ट के रूप में निकल के आएगा। यदि आपने किसी व्यक्ति को अभिप्रेरित किया है तो आप ये नहीं बोलोगे हमने उसके केवल दिमाग को अभिप्रेरित किया, तो उसकी सोच को किया था। यदि सोच को भी करोगे आप तो क्या मानेंगे, हमने पूरे के पूरे व्यक्ति को अभिप्रेरित किया, ना कि उसके किसी एक शरीर के भाग को बस। अभिप्रेरणा की विभिन्न विधियाँ हैं, ठीक है, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। बाकी सब ऐसी होती हैं कि हम लोग बस ऐसे कुछ काम करते हैं ताकि लोग हमसे इंस्पायर होना। फिर कभी कभी बस इसमें ये भी चीज़ हो जाती है कि कभी कभी हम लोगों ने पहले के समय में अभी भी कभी कभी लेना पड़ता है कुछ ऐसी अनैतिक विधियां, फिर कहने को पूर्णता जो गुड के सेंस में नहीं, अच्छे के सेंस में नहीं ली जाती हैं, उनको भी हम लोग अभिप्रेरण की विधियों में ले सकते हैं। तो विभिन्न विधियाँ, ये बात तो आप मानेंगे, कुछ धनात्मक प्रकार की भी होंगी और कुछ ऋणात्मक प्रकार की भी होंगी। अभी उनकी चर्चा करेंगे हम आपसे। यह मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है, ठीक है। यदि आप मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि से मतलब ये है कि यदि हम लोग अभिप्रेरित हैं सभी किसी अच्छे प्रकार के काम से, तो आप अपने आप को संतुष्ट देखेंगे, ठीक है, और लोगों को भी इंस्पायर करेंगे। अभिप्रेरणा जो है मानवीय संतुष्टि का कारण एवं परिणाम दोनों हैं, ठीक है, जिसमें भी कुछ खास नया नहीं मिल रहा। अभिप्रेरण जो है मनोबल से भिन्न है। ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ये मानिए कि 2-3 टॉपिक ही हैं जो जिनके कारण हमने आपको इस पूरे 9 पॉइंट लिख के दिखला दिए हैं। अभिप्रेरण एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है, एक ये आएगा, ठीक है। दूसरा, संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, उसका एक भाग नहीं। और तीसरा, अभिप्रेरण मनोबल से भिन्न है। यदि आपके पास मनोबल बहुत ज़्यादा है लेकिन तब भी आप दूसरों को देख के प्रेरित नहीं हुए तो इसका मतलब आपके पास अभिप्रेरण नहीं है। तो मनोबल अभिप्रेरणा से टोटली कैसा है, भिन्न है। आज दोनों एक दूसरे के काम में आ सकते हैं लेकिन दोनों एक चीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं।